Hello student, welcome to the ninth lecture of DNR block elements. In this lecture we are going to talk about a very important compound that is KMNO4. हम लोग KMNO4 का प्रिपरेशन पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना। KMNO4 एंड K2Cr2O7 स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इन दोनों का प्रिपरेशन और इसके प्रॉपर्टीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा K2Cr2O7 एंड KMNO4 दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हम लोग इनको ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में यूज करते ही है। तो बेसिकली इन दोनों का प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। अगर हम लोग बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उसमें बेटा आपको इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज 3-3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। अभी मैं जो प्रिपरेशन आपको आज सिखाने वाला हूँ, आज सिर्फ आपको KMNO4 का ही प्रिपरेशन सिखाऊंगा, बिकॉज मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। क्यों डिटेल में? बिकॉज हम लोग जनरली क्या होता है कि इनऑर्गेनिक में आपने देखा होगा कि जनरली रिएक्शन लिख दिए जाते हैं, बट हम लोग रिएक्शन नहीं लिखेंगे। रिएक्शंस जो लिखने के साथ उनका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है। बिकॉज ऑर्गेनिक में तो बेटा बहुत ही यूजुअल है कि हम लोग मैकेनिज्म हर रिएक्शन का जनरली लिखते ही है, बट इनऑर्गेनिक में जनरली रिएक्शन बताई दी जाती है कि ऐसे ऐसे होता है। अगर इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना, जो मिथ है उसको ब्रेक करना है, तो आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के भी मैकेनिज्म को स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे रिएक्शंस होती हैं। तो प्रैक्टिकली तो हर रिएक्शन के लिए तो नहीं लिखेंगे, आज के लेक्चर में मैं आपको हर रिएक्शन का बता देता हूँ, बट ये कैसे होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब इनऑर्गेनिक के भी रिएक्शन सिंपली लर्न करने वाले नहीं होते हैं, उनके भी आप मैकेनिज्म्स लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स एंड एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए। तो हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो लोग खाली कंपाउंड चेंज करके, अभी बेस बोला तो बेस में तो बेटा KOH भी है, K2CO3 भी है, Na2CO3 भी है, NaOH भी है, कुछ भी है तो आपको चेंज करके रिएक्शन लिखने के लिए बोला जाएगा। आप अगर KOH के साथ रिएक्शन पढ़ के जाओगे और K2CO3 के साथ पूछ लिया तो फिर आपको नहीं आएगा। तो आपके कंसेप्ट क्लियर करो। इन शॉर्ट आपको क्या समझना है, इसके कंसेप्ट के बारे में समझना, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद KMNO4। KMNO4 is known as potassium permanganate। इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम लोग बेटा अभी प्रिपेयर करना सीखेंगे। सो लेट अस स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम pyrolusite ore commercially। तो let us study the first, that is industrial method। industrial method in industry beta it is prepared from pyrolusite ore, that is MnO2। जो हम लोग, अगर आपने मेरे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लेक्चर्स देखे हैं, वीडियो लेक्चर्स, तो उसमें मैंने बताया पायरोल्यूसाइड ओर का फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज MnO2। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इसका प्रिपरेशन, तो वो कैसे प्रिपेयर होता है वो देख लीजिए। इसमें सबसे पहले होता है स्टेप नंबर 1। देयर आर 2 स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स तो स्पेशली स्टेप्स को भी एज इट इज एग्जाम में लिखना, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज फ्यूजन ऑफ powdered ore, that is MnO2, with any base and oxidizing agent। OA stands for oxidizing agent। अभी यहाँ पे any base जो लिखा है वो क्या हो सकता है? ये बेटा हो सकता है या तो KOH या फिर कोई भी बेस हो सकता है, जैसे K2CO3, Na2CO3, ठीक है। उसके बाद में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे आप किसको ले सकते हैं, या तो O2 भी ले सकते हो, O3 है, O2 हो गया, H2O2 हो गया, उसके बाद में KNO3 हो गया, ये सब भी चलेंगे बेटा। They are what? Oxidizing agent। To get fused mass of green colored K2MnO4, इससे हमको ग्रीन कलर का बेटा मास मिलेगा, कौन सा? K2MnO4 का। दिस इज नॉट पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज पोटेशियम मैंगनेट है बेटा। ये K2MnO4 और ये KMnO4 है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलता है? K2MnO4। अभी ये रिएक्शन कैसे होती है वो देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किसको, MnO2 को, MnO2 ऑन रिएक्शन विद KOH दैट इज अ बेस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, O2 है, इट विल गिव यू व्हाट, K2MnO4 प्लस डेफिनेटली इसमें क्या बन जाएगा, वाटर तो बनेगा ही, करेक्ट। नाउ यू टेल मी, सबसे पहले यहाँ पे Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टूडेंट्स, +4 में, यहाँ पे आते आते +6 में हुआ, तो चेंज कितने से हुआ, 2 से, यस, तो इसको बेटा n फैक्टर बोलते हैं, सो n फैक्टर इज 2। इन केस ऑफ ऑक्सीजन हमेशा याद रखना n फैक्टर 2 ही होता है, ऑक्सीजन का तो n फैक्टर कितना होता है, सॉरी 4 ही होता है, कितना होता है 4। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 1 जा ये 2 जा हो जाएगा, करेक्ट, ये 1 जा ये 2 जा, तो ये 2 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, तो क्रॉस किया जाता है, तो इसका जो 2 है वो MnO2 के सामने आ जाएगा, इसका जो 1 है वो O2 के सामने आ जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो यहाँ पे Mn कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी Mn 2 होना चाहिए, पोटेशियम कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे बेटा 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 हो गया, उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो विल राइट हियर 2H2O, करेक्ट। तो ये हो गया आपका रिएक्शन बैलेंस, और ये आपका बन गया पोटेशियम मैग्नेट, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन। ये रिएक्शन अगर समझो, मैं एक और रिएक्शन लिख के बताता हूँ, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट, स्पेशली बोर्ड्स वाले तो बेटा एक भी रिएक्शन लिखा तो इनफ है, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट समझो K2CO3 के साथ पूछ लिया, सो MnO2 on reaction with K2CO3 and O2 it gives, क्या बनेगा, पहली बात तो ये तो कंफर्म है K2MnO4 तो बनेगा ही, और जिन बच्चों को एक्स्ट्रा और ट्रिक चाहिए बेटा, एक ट्रिक लिख लो कि जब भी K2CO3, मैंने क्या बोला था, एक नोटबुक लेके बैठना है, याद है सबको, नोटबुक लेके बैठना, जो भी ट्रिक्स दूंगा साइड बाय साइड वो भी लिखना है, ठीक है ना। K2CO3 क्या है बच्चों, एक बेस है, जब भी K2CO3 एज अ बेस यूज होगा तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट बनेगा बेटा CO2, याद रखना, आरबी ट्रिक है। K2CO3 अगर बेस के तौर पे यूज हो रहा है, बेस के तौर पे यूज हो रहा है, तो उसमें एक साइड प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, CO2 बन जाएगा, याद रखना। अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा इसका n फैक्टर कितना है, 2 है, और इस ऑक्सीजन का n फैक्टर कितना है, 4 है, तो अगर ये 4 है तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1 जा 2 जा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 1 इधर आ गया। Mn कितना है, 2, सो विल पुट हियर 2। पोटेशियम कितना हो गया, 4, सो विल राइट हियर 2, यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 है, सो विल राइट हियर 2। अगर आपका सब कुछ बैलेंस है, अगर एक एटम ही बचा है, सो डू रिमेंबर एक चेकिंग पॉइंट है, अगर आपने सब एटम्स को बैलेंस किया एक को छोड़ के, किसी एक को भी छोड़ के, तो समझ आना आपका वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देखो डिफॉल्ट वाइज हो जाएगा, 2 Mn है, 2 Mn है, ऑक्सीजन कितना है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12 हो गया। उसके बाद में पोटेशियम 4 है, 4 पोटेशियम, कार्बन 2 है, 2 कार्बन, मैंने बोला ना ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। Now this is the way the reactions are generally given to the students. But इसका मैकेनिज्म क्या, ये ऐसे होता कैसे, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, इसमें इसका यूज क्या है, क्या बेस का यूज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज क्या है, ये सब नहीं बताया जाता है। इस वजह से बेटा आपको इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस जैसे लगता है ये सब लर्न करने बेटा। तो मैं आपको इसका भी क्या समझा देता हूँ, मैकेनिज्म, कोई भी एक रिएक्शन का मैकेनिज्म समझा देता हूँ। बट एक बात याद रखना बेटा, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स नॉट रिक्वायर्ड, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जो सिर्फ बोर्ड्स दे रहे हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, इवन एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना नहीं है, मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप एडवांस देने वाले हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एडवांस में बेटा क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट के ऊपर चेक किया जाता है, ना कि आपका वहाँ पे लर्निंग पावर ज्यादा चेक नहीं होता है, कंसेप्ट से आपका थिंकिंग एबिलिटी चेक किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म लिखूं तो आपको सेम रिएक्शन बेटा मैं मैकेनिज्म से भी समझा सकता हूँ, कैसे, ध्यान देना। आप बताओ O2 कौन सा एजेंट है, यस इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आपको ऑक्सीजन देगा, ये देखो 2 नेसेंट ऑक्सीजन आ गए आपके पास, बराबर है। उसके बाद आते हैं MnO2, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर, लेक्चर नंबर 4, देखो मुझे लेक्चर नंबर भी याद है, लेक्चर नंबर 4 में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था कि ये कौन से टाइप का ऑक्साइड है, यस इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो अगर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये MnO2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, ये तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे ना, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा सब जगह पे। तो ये हो गया बेटा
MnO3 में। और अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो मैंने आपको वहां पे लिखा है दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड। MnO बेसिक था, Mn2O3 बेटा क्या था वो भी बेसिक था। MnO2 क्या था? एम्फोटेरिक था। MnO3 क्या था? एसिडिक था। और एक लास्ट में Mn2O7 वो भी क्या था? एसिडिक था। अभी आप बताओ ये एसिडिक ऑक्साइड है, अगर मैं इस एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कर दूं? बेस के साथ कर दूं। किसके साथ कर दूं? बेस के साथ। तो एसिड प्लस बेस, यस, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बन जाएगा बेटा आपका क्या? K2MnO4 प्लस H2O। अभी इसको बैलेंस करो, यहाँ पे 2MnO3 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, ये 2 हो गया। अभी बताओ क्या बाकी है? पोटेशियम कितने हैं यहाँ पे? 4 है ना, यहाँ पे पोटेशियम एक ही है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। उसके बाद में हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 4 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए ना। देखो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को चेक भी मत करो, अगर लास्ट में एक ही आइटम बच गया और अगर आपने सही किया है कंसेप्ट वाइज तो याद रखना वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अभी मैंने किसको खाली बैलेंस नहीं किया? ऑक्सीजन को। चेक करो, देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ रहेगा। 6 + 4 10, ये कितना? 8, 8 + 2 10 हो गया ऑटोमेटिकली बैलेंस। तो अगर मैं इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करूं अभी, ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों, 2 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में MnO3 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर? ध्यान देना अच्छे से। 2MnO2 बचा प्लस O2 बचा और यहाँ पे 4KOH बचा। सो 4KOH प्लस O2। देखो लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ बचा तो नहीं ना? ठीक है, चलो इसके बाद में ये साइड में क्या आ जाएगा बताओ? 2K2MnO4 आएगा प्लस हाउ मेनी H2O? 2H2O। सो दिस इज योर नेट रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये रिएक्शन और वो रिएक्शन डिक्टो सेम है। मैंने आपको क्या बोला था, याद है? देखो ये लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे लगेंगे जिनको मैकेनिज्म है, जिनको डिटेल में समझना है बेटा, ठीक है। जिनको अगर बहुत डिटेल में कंसेप्ट्स को समझना है, डेफिनेटली बेटा उन बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियरिंग है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ समझो आप एडवांस के स्टूडेंट हो, या फिर समझो कैसा होता है हर साल बेटा एक आध क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा वो टफ बना के दे देते हैं बेटा। एक दो क्वेश्चंस तो बेटा नीट में भी और जेई मेंस में भी टफ बना के देते हैं ताकि फिल्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। हम लोग जनरली देखते हैं ऐसा होता ही है। तो ऐसे टफ क्वेश्चन में बेटा हमको क्या करेंगे, ऐसा एक रिएक्शन दे देंगे, ये रिएक्शन दे देंगे और उसमें बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो हर बच्चा बता पाएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे बोल दें कि यहाँ पे MnO2 जो है वो K2MnO4 में चेंज हो रहा है, तो क्या इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? तो इंटरमीडिएट जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मैकेनिज्म। तो MnO2 फर्स्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? MnO3 में चेंज हो रहा है बेटा, MnO3 में। सो व्हाट आर द इंटरमीडिएट इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन? ऐसा बोलेंगे, ये रिएक्शन दे देंगे, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्वड इन द रिएक्शंस आर, नेसेंट ऑक्सीजन भी है, MnO3 भी है। सो डू रिमेंबर ये टाइप के रिएक्शन बेटा इनऑर्गेनिक में हम लोग जनरली लर्न करते हैं, एज इट इज पढ़ लेते हैं, बट इनका भी मैकेनिज्म लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको इसका मैकेनिज्म लिखने के लिए दूं तो इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे देखते हैं अभी। चलो ये फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, ये जो मैंने किया बेटा वो हर रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मतलब पॉसिबल है बट लेक्चर में मैं वीडियो लेक्चर्स में नहीं बता पाऊंगा, अननेसेसरी लेक्चर इतना लेंथी हो जाएगा, फिर हर रिएक्शन के लिए बेटा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा चैप्टर के लिए, ठीक है। तो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूँ कि ऐसा होता क्यों है वो हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग बेटा खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें भी बेटा तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा, दैट इज O2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेसेंट ऑक्सीजन में। फर्स्ट स्टेप इज सेम और ये फिर सेकंड स्टेप भी सेम ही रहेगा क्योंकि सेकंड स्टेप तक तो कोई गड़बड़ था ही नहीं। मैं सेम एज इट इज कॉपी फ्रॉम द अपर पार्ट लिख रहा हूं बेटा 2Mn2O3। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है पहले बताओ वो कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड, और ये क्या है? बेस है। तो 2Mn2O3 व्हेन रिएक्ट्स विद K2CO3, आप बताओ ये बेस है और ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो बेटा इसमें भी क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, बट इसमें तो बेटा हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो बेटा वाटर बनने का कोई चांस नहीं है। तो बेटा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर में बेटा यहाँ पे सॉल्ट तो बेटा हमको पता है क्या है, K2MnO4 बन जाएगा, बराबर है। बट व्हाट अबाउट वाटर? वाटर नहीं फॉर्म होगा यहाँ पे, क्या फॉर्म होगा? CO2, क्योंकि K2CO3 बेटा ब्रेक हो जाएगा। एक्चुअल में अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझना है तो ध्यान दो, जिनको और अच्छे से समझना है इमेजिन करो यहाँ पे वाटर होता तो ये क्या बनता? H2MnO4 बनता। ध्यान दो क्या बनता? H2MnO4। अरे जैसे K2MnO4 बना है वैसे क्या बनता? H2MnO4। ये एसिड है,
और ये क्या है, बेस है, तो एक्सचेंज करो, यहाँ पे क्या बनेगा, K2MnO4 बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 पता है ना, कार्बोनिक एसिड होता है, और वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, और H2CO3 ब्रेक होके क्या बनाता है, H2O एंड CO2। बट यहाँ पे H2O है ही नहीं, तो बनेगा क्या, फिर सिर्फ CO2 बनेगा ना बच्चों। तो याद रखना, ये तो मैंने पता है, लेकिन आपको याद रखना है खाली क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे Mn तो ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। पोटेशियम कितने हो गए, 4 है, तो विल राइट हियर 2। 2 कार्बन है, तो यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को अभी ऐड करूँ, दो तीनों रिएक्शंस को, तो जैसा ऊपर बेटा नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, यहाँ पे MnO3 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या फिर, 2MnO2 बचा, प्लस 2K2CO3 प्लस O2 gives 2K2MnO4 प्लस व्हाट, 2CO2। तो ये आपका रिएक्शन हो गया, और अगर आप इसको ध्यान से देखो, यही रिएक्शन वहां पे भी लिखा हुआ है। सो ये देखो, मैंने यहाँ पे पूरा पूरा ये जो फर्स्ट स्टेप के साथ, पूरा इंट्रोडक्शन के साथ ये लिख दिया, बट यहाँ पे मैकेनिज्म में ये पूरा सेक्शन कवर हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम लोग ने पढ़ा वो मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म अगर आप चाहो तो नोटबुक में लिख लो, लेकिन ब्रैकेट में लिख लो, नॉट रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड्स। एंट्रेंस में भी अगर हम लोग बात करें तो जेई एडवांस तक के बच्चों के लिए पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है फर्स्ट स्टेप बन गया, K2MnO4 है, और इस K2MnO4 में Mn जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, आपको जो MnO4 है, KMnO4, उसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 है, तो आपको +6 से उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले +7 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज स्टेप नंबर अभी हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। आप लोग इसका एक बार फोटो ले लो। Okay students, so let's move to the next step, that is step number 2। ठीक है, थोड़ा मैं अभी बड़ा ही लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे। स्टेप नंबर 2 में जो K2MnO4 बना है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, KMnO4 में। सो इट इज गोइंग टू बी कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 टू KMnO4, ठीक है ना। यहाँ पे जो KMnO4 में, K2MnO4 में Mn जो है वो +6 में, यहाँ पे +7 में। सो आपको एक हल्का सा आइडिया आ गया होगा कि हमको अभी फर्दर क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो इसको बेटा करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका, ठीक है, फर्स्ट वे से इट इज फ्यूज्ड मास ऑफ K2MnO4 is extracted with water. It is extracted with water and then treated with दिमाग लगाओ किसके साथ इसका रिएक्शन करना चाहिए, ऑब्वियसली +6 से +7 में जाना है। ट्रीटेड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Cl2 के साथ या फिर O3 के साथ, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेगा, Cl2 या फिर O3 के साथ, एंड और CO2, ठीक है, और इट इज रिएक्टेड विद CO2। सर CO2 क्या है, CO2 थोड़ी है, ये तो +4 में अपने हाईएस्ट में ही है। तो बेटा ये आपको बता दूं, ये एक क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। चलो आपकी नोटबुक ओपन करो, कुछ आरपी ट्रिक्स लिख लो, आरपी ट्रिक्स, फिर मैं इरेज करने वाला हूँ ये, ठीक है। आरपी ट्रिक्स, आरपी ट्रिक नंबर 1 याद रखना आज के बाद, MnO2 प्लस एनी बेस प्लस एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will always give you K2MnO4। remember this is very very important RP trick, correct। MnO2 प्लस एनी बेस। अभी आप एंट्रेंस के स्टूडेंट देखो बेटा, मेरे लेक्चर्स बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स तो बेटा इनको अच्छे से समझना है। नहीं अगर आपको आ रहा है, देखो मेरे जनरली मैं सिखाता बहुत ही स्लो हूँ, किसी किसी को नींद भी आ रही होगी, बट ऐसा है कि बेटा मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप कोई भी चीज को तसल्ली से चीजों को अच्छे से समझाते हो तो वो चीजें बेटा बच्चों के माइंड में जल्दी से फिट हो जाती है और लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो अगर हम लोग MnO2 का रिएक्शन किसी भी बेस के साथ कर दें, ठीक है ना, अभी एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स कोई भी बेस हो सकता है बेटा, ठीक है,
और आपको हर इतना पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है। तो अगर इन दोनों के साथ रिएक्शन होगी तो K2MnO4 बनेगा। अभी हम अगर बात करें बोर्ड्स वालों के बच्चों के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे KOH या फिर K2CO3 आएगा, यहाँ पे KNO3 या फिर H2O2 या फिर O2 आएगा। बट अगर आप एंट्रेंस के स्टूडेंट हो, यहाँ पे कुछ भी बेस चेंज कर दिया, यहाँ पे कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नया डाल दिया, तो आपको अगर पता ही नहीं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर समझो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो इन दैट केस क्या होगा, आप बोलोगे यार ये रिएक्शन तो हमको पढ़ा ही नहीं गई, ये रिएक्शन तो मुझे आती नहीं है। तो फिर वहां पे आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को बेटा आप हेट करना स्टार्ट कर दोगे, और वैसे क्वेश्चन बेटा आपकी डेफिनेटली मार्क्स भी लेके जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना सा कंसेप्ट याद रखना चाहिए, यहाँ पे कोई भी बेस रहने दो। तो जनरली एग्जाम में क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ही क्वेश्चन डाल देते हैं और फिर स्टूडेंट्स आके पूछते हैं सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो फिर हम लोग उनको समझाते हैं बेटा ये देखो बेस था, ये क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो ये आरपी ट्रिक नंबर 1 याद रखना। दूसरा आरपी ट्रिक, K2MnO4 जो होता है इज अनस्टेबल in acidic medium. Remember, very very important statement. It is unstable in acidic medium and it will undergo disproportionation reaction. It will undergo disproportionation reaction to form KMnO4 plus MnO2. हमेशा रखना, they will form what? KMnO4 plus MnO2. ये हमारे लिए बेटा बहुत बड़ा वरदान है। तो आप मुझे बताओ, देखो चीजें ऐसे समझी जाती है, भले थोड़ा टाइम लगेगा कोई फर्क नहीं। K2MnO4 का रिएक्शन अगर इन दोनों के साथ कराओ तो ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये लोग बेटा Mn+6 को +7 में लेके जाएंगे, चलो वो तो समझ में आ गया। बट CO2 के साथ क्यों किया, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि ये कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो मीडियम कौन सा हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। तो जैसे ये एसिडिक मीडियम हो जाएगा K2MnO4 तो हाईली अनस्टेबल है एसिडिक मीडियम में, तो इट विल डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू KMnO4। दिस इज द वे यू शुड स्टडी, तब आपको इनऑर्गेनिक अच्छा लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने सुना, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो बेटा K2MnO4 को KMnO4 में लेके जाएगा, वो तो फॉर श्योर है क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट CO2 क्या कर रहा है, CO2 बेटा थोड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ लेकिन एक बात तो है ना, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, और हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, K2MnO4 इज हाईली अनस्टेबल इन डैश मीडियम, एसिडिक मीडियम, एंड इट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू KMnO4 एंड MnO2। अभी देखो जो बच्चे मेरा लेक्चर एकदम तसल्ली से सुनते हैं, उसमें बेटा देखो उनका एडवांटेज, भले ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ नया आया, देखो ध्यान से। Which of the following compound undergoes disproportionation in acidic medium? हो गया ऑप्शन ए, जो भी ऑप्शन रहेगा K2MnO4 हो गया ऑप्शन। या फिर इसका पूछने का तरीका, Which of the following compound in acidic medium undergoes two different oxidation states? ये +6 था, ये +7 हो गया, ये +4 हो गया, हो गया बेटा। ऐसे देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चंस पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। दीज लेक्चर्स, ये लेक्चर्स सबसे ज्यादा अच्छे उन बच्चों को लगेंगे, सबको अच्छे लगेंगे, बट उनको जिनको बेटा हर एक चीज को समझना है डिटेल में कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एसिडिक मीडियम में याद रखना इट विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो बेटा +6 से +7 में करेंगे, बट इसका यूज आपको साइड से समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अभी ध्यान से देखना, K2MnO4 का रिएक्शन जब मैं किसके साथ कर दूं, Cl2 के साथ कर दूं, तो ये आपको दे देगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो KMnO4 बनेगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन होगा। ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी, 0, तो 0 से रिडक्शन, रिडक्शन मतलब आरपी नंबर लाइन यू शुड रिमेंबर, रेडॉक्स लेक्चर मेरे देखे उसमें दिया है ये सब मैंने, ये +1 +2 -1 -2। तो ये साइड में जाएंगे तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ये साइड में जाएंगे तो रिडक्शन। तो अभी मुझे था इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है +6 से +7 में, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ, यस बोलो, +6 से +7 चेंज कितने से हुआ, 1 से। Mn के एटम्स कितना है, एक ही है, तो एन फैक्टर भी एक ही होगा। बट अगर मैं इसका रिडक्शन बात करूं तो रिडक्शन मतलब 0 से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और क्लोरीन का रेडॉक्स रिएक्शन में बताया था -1 ही होता है, उसके नीचे नहीं होता है, तो -1 बनेगा। तो -1 मतलब Cl- बनेगा, Cl बेटा किसके साथ जाएगा, KCl के साथ ही जाएगा। ये स्टूडेंट्स लिटरली लर्न करते हैं कि इसका ये साइड प्रोडक्ट, इसका ये साइड प्रोडक्ट। मैंने तो बहुत सारे बच्चों को ये भी देखा है कि वो लोग कोएफिशिएंट भी लर्न करके जाते हैं एग्जाम में, इसका 2 3 4 और ऐसे ट्रिक्स भी बनाते हैं 2 40 3 1 ऐसा। ठीक है, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, अगर आप कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे तो ये सब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं इसके एन फैक्टर की बात करूं, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 है, तो चेंज कितने से हुआ, 1 से। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स कितने हैं, 2 है, तो नेट चेंज कितना हो जाएगा, 2 से।
अभी आप बताओ, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, सॉरी Mn कितने, पहले Mn को चेंज कर दे, तो पोटेशियम तो दो दो जगह पे, तो आप कहीं पे भी गलत लिख लोगे। पहले Mn कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। अभी मुझे बता पोटेशियम कितने, टोटल 4 है, ये तो चेंज हो नहीं सकता अभी, तो यहाँ पे बेटा 2 KCl आ जाएगा। और ऑक्सीजन कितने, 8 है, अभी भी 8 है, क्लोरीन कितने, 2 है, और ये 2 है। ये आपका रिएक्शन हो गया। तो ये आपका बेटा पर्पल कलर का सोल्यूशन है, ठीक है ना, KMnO4, जिसमें आपका बन गया +7, ठीक है ना। तो मैंने ना स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये सेम रिएक्शन O3 के साथ लिखे तो O3 के साथ आपका रिएक्शन क्या होगा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम लोग ने K2MnO4 का रिएक्शन O3 के साथ कर दिया, तो बेटा इतना तो कंफर्म है कि KMnO4 तो बनना ही बनना है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, प्लस इसमें साइड प्रोडक्ट क्या आएगा, O2 आएगा बेटा। क्या आ जाएगा, O2। तो O3 कन्वर्ट हुआ किसमें, O2 में। अभी यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि यहाँ पे एक वाटर और एक QoH कंफर्म आएगा। सर वो कैसे आपने डिसाइड किया, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सुनो बेटा, ऐसे प्रोडक्ट डिसाइड किए जाते हैं। अभी यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना है, चलो पहले वो बताओ। इसका एन फैक्टर 1 है और इसका एन फैक्टर 2 है। जिनको है ना ऑक्सीजन का O3 का एन फैक्टर नहीं समझा, वो देख सकते हैं। O3 ब्रेक्स अप इनटू व्हाट, O2 एंड O, तो नेसेंट ऑक्सीजन आया, ठीक है ना। इसके लिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और यहाँ पे 1 लिखता हूँ, अभी आप कितना भी ट्राई कर लो, देखो जितना आप तसल्ली से पढ़ोगे उतना ही आपका ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इसको कितना भी ट्राई कर लो, अभी इसके अंदर बेटा गड़बड़ी आपको दिखने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, देखो Mn कितना है, 2 है, Mn 2 है ना, तो यहाँ पे 2 KMnO4 लिख दिया। अभी गड़बड़ ये हो रही है कि यहाँ पे पोटेशियम कितने थे, 4, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो Mn हो जाएगा, तो बेसिकली ये बैलेंस होगा ही नहीं। यहाँ पे अगर आप पोटेशियम को बैलेंस करने जाओगे तो Mn बैलेंस नहीं होगा, और Mn को बैलेंस करोगे तो पोटेशियम बैलेंस नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पोटेशियम है, तो यहाँ पे टोटल एक्स्ट्रा पोटेशियम कितने हैं, यहाँ पे तो मैंने समझो 2 लिख दिए, तो एक्स्ट्रा पोटेशियम कितने हैं यहाँ पे 4 पोटेशियम मेरे पास में एक्स्ट्रा है। तो उन 4 पोटेशियम का क्या होगा, तो स्टूडेंट्स डू रिमेम्बर वो कन्वर्ट हो जाएंगे KOH में। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लेना ही पड़ेगा, वाटर लेना ही पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे वाटर लेता हूँ तो वो जो K प्लस होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KOH में। इस तरीके से रिएक्शंस बैलेंस की जाती है, ध्यान देना। अभी पोटेशियम यहाँ पे कितने थे, 4 थे, यहाँ पे 2 हो गए, तो बचे कितने, 2 हो जाएंगे यहाँ पे। अभी देखो अगर आपने सब कुछ बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। कैसे, देखो जरा, 4 2 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, ये 8 10 और ये 12 हो गया रिएक्शन बैलेंस। ऐसे रिएक्शंस को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है ना। ये तो चलो ठीक है, इजी था। ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जेई एडवांस के क्वेश्चंस बेटा फ्रेम किए जा सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, सॉल्व भी करके समझाऊंगा कि अगर हम लोग K2MnO4 का रिएक्शन किसके साथ कर दें, किसी एक एसिडिक ऑक्साइड के साथ कर दें, तो डेफिनेटली बेटा इट विल अंडरगो व्हाट, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और इसके दो प्रोडक्ट तो हमको कंफर्म पता ही है, KMnO4 प्लस क्या, MnO2। अभी और साइड में क्या आएगा, वाटर आएगा नहीं आएगा वो मुझे पता नहीं है, तो हम लोग डिस्कस करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहली बात तो ये कौन सा रिएक्शन है, सर ये तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो याद रखना हमेशा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को उल्टा बैलेंस करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे बैलेंस करो। सर ये कैसे, समझा नहीं। यहाँ पे +7 था, यहाँ पे Mn किस स्टेट में है, +6 में है, और यहाँ पे Mn किस में है, +7 में, यहाँ पे +4 में। तो यहाँ पे इसके वजह से इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। कैसे, 7 और ये 6 है, तो चेंज कितने से हुआ, 1 से। यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना है, 4 और ये 6 है, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, 2 का, तो एन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा। तो फिर इसको क्रॉस करो, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे Mn कितना है, 2 है, और यहाँ पे Mn कितना है, 1 है, तो टोटल Mn कितना है, 3 है। तो जैसे यहाँ पे 3 Mn देखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3K2MnO4। अगर 3K2MnO4 देखा है तो यहाँ पे पोटेशियम कितना हो गया, 6, और यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही पोटेशियम है, तो बाकी के पोटेशियम कहाँ गए। तो डेफिनेटली बाकी के पोटेशियम जो होंगे बेटा वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, CO2 के साथ, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, K2CO3। क्या बना देंगे, K2CO3। तो K2CO3 बनेगा। अभी जरा देखो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे पोटेशियम कितने थे,
6 थे, अभी ये कितना है 2 है, और यहाँ पे और पोटेशियम बाकी है तो 4 और बाकी है। सो वी कैन राइट 2K2CO3। अगर 2K2CO3 लिखूंगा तो वहां पे कार्बन कितने हो जाएंगे 2, तो ये भी कितने हो जाएंगे 2CO2। अगर आप ध्यान से देखो सही, अगर आपने बैलेंस किया है तो लास्ट वाला आइटम आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, ये आपका एक चेकिंग पॉइंट भी है। मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया है तो मैं ऑटोमेटिकली देखूंगा कि ऑक्सीजन ही बचा तो वही बैलेंस हो जाएगा। 4 3 12, 12 प्लस 4 16, 4 2 8, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एक बार फोटो लो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। या चलो, अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट याद रखता हूँ कि जो K2MnO4 है इट इज हाईली अनस्टेबल इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ एंट्रेंस का, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके लेना, ठीक है। एंट्रेंस स्टूडेंट्स ओनली, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स नहीं भी याद करेंगे या समझेंगे तो चलेगा। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ, क्वेश्चन है ऐसा, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ K2MnO4 with H2SO4। K2MnO4 का रिएक्शन H2SO4 के साथ क्या होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले अभी ये बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं पे, सिर्फ इतना सा लॉजिक अप्लाई करना है। K2MnO4 है, कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक ऑक्साइड हो या एसिडिक मीडियम हो बेटा वहां पे क्या हो जाएगा डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा। तो K2MnO4 ऑन रिएक्शन विद H2SO4 एसिडिक मीडियम है, it will undergo disproportionation to form KMnO4 plus MnO2 plus MnO2। जैसे यहाँ पे क्या बना था K2CO3 बना था, वैसे यहाँ पे क्या बनेगा फिर K2SO4। जिनको नहीं समझा थोड़ा और डिटेल में, अगर मैं इसको H2O plus SO2 लिख दूँ, SO3 लिख दूँ तो ठीक है ना। तो ये जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था CO2 लिखा था, वहां पे मैंने SO3 लिख दिया, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या बनेगा K2SO4 तो बनेगा, और सिंस यहाँ पे वाटर भी है तो यहाँ पे H2O भी आएगा। अभी आप इसको वापस रिवर्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, जैसे मैंने बोला था डिसप्रोपोर्शनेशन को रिवर्स बैलेंस करना है। इसी क्वेश्चन को बेटा जेई एडवांस में ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जनरली ये नीट जेई में तो कभी मेंस तक तो नहीं पूछेंगे, बट अगर कभी उनको डिफिकल्ट सम बनाना है या क्वेश्चन बनाना है तो वैसे भी पूछ सकते हैं। what happens when SO2 gas or SO3 gas sorry is passed through an aqueous solution of K2MnO4, ठीक है ना। अभी ये बेटा क्वेश्चन देखते ही बच्चों को क्या लगता है जब सुना सुना लगे, क्यों, क्योंकि ये बोलेंगे अभी ये SO3 गैस को पास किया, इस वजह से इनऑर्गेनिक थोड़ा सा आपको लगता है कि यार ये तो कुछ अलग ही दुनिया है। तो आप बोलोगे अगर SO3 गैस को पास किया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2MnO4 तो है बट कौन से फॉर्म में, अभी एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस फॉर्म में बेटा उसके अंदर वाटर है, तो वो SO2 गैस पहले इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा H2SO4, और H2SO4 बनाते बेटा वो आपस से वो कौन सा हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरत नहीं है, बट एंट्रेंस वाले स्टूडेंट बेटा इसको अच्छे से याद कर ले। अभी मैं इन तीनों रिएक्शंस का आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, कैसे हुआ वो तो मैंने बता दिया, बट अभी मैं इन दोनों का आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ कि रिएक्शंस हुई कैसे। तो आप लोग एक काम करो, पहले इसका फोटो ले लो। मैकेनिज्म एज सच तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैंने आपको बोला है कि एटलीस्ट एक प्रिपरेशन के लिए मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बताऊंगा कि रिएक्शंस कैसे होती है, ठीक है। इसका फोटो ले लो, हो गया, चलो ठीक है। अभी हम लोग बेटा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। थर्ड वाले का तो हम लोग ने समझ लिया क्योंकि वो तो एक प्रॉपर रूल ही है। फर्स्ट एंड सेकंड देखना, मैकेनिज्म। इफ वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, क्लोरीन बेटा यहाँ पे किसका काम कर रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका खुद का क्या होता रहेगा बेटा रिडक्शन होता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो K2MnO4 है, पहले बात तो ये कि Cl2 बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा 2Cl- बनाएगा, क्या बनाएगा 2Cl-, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन। बट ये 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों कहां से K2MnO4। यहाँ पे Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यस +6 में है। अगर वो +6 में है तो अभी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा
+7 में, तो +7 में कन्वर्ट होते ही वो KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब उसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पर हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब इसके यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 2 आएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रिएक्शन में पोटेशियम बैलेंस नहीं, यहाँ पे पोटेशियम कितने थे, 4 थे, यहाँ पे 2 ही है, सो 2 K+ रहेंगे। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, so we are left with 2K2MnO4 plus Cl2 on the left hand side, and on right hand side we are left with 2KMnO4 plus 2K plus and 2Cl minus, it will form 2KCl। हो गया, देख लो रिएक्शन। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो बच्चों, हर रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी लिख सकते हो, बट हम लोग लेक्चर में इतना नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो अननेसेसरली फिर लेंदी होते जाएंगे लेक्चर सेशंस बेटा। और एक बात है कि आप घर पे जरूर ट्राई करिए, ठीक है, आपसे इससे बेटा, इससे आपका केमिस्ट्री का कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। अभी जैसे सेकेंड रिएक्शन का मैं आपको लिख के बताऊं, तो सबसे पहले O3 क्या है बेटा, O2 में और O में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको बोला था O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, अभी मैकेनिज्म है इसके लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो है K2MnO4, ठीक है, इसको आपको किस में बदलना है बच्चों, KMnO4 में बदलना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। अभी मैं अगर यहाँ पे देखोगे तो पोटेशियम को कभी बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, पोटेशियम को बैलेंस करने जाऊंगा तो Mn बैलेंस नहीं होगा, और Mn को बैलेंस करना है तो पोटेशियम बैलेंस नहीं होगा। तो इसमें पक्का 101% एक वाटर आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, KOH होगा। नंबर बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी एक बात ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमने पोटेशियम को तो बैलेंस किया है, Mn को भी हमने बैलेंस कर दिया है, बट मैं आपको गारंटीडली बोल रहा हूँ कि इस रिएक्शन में एक ऑक्सीजन कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +6 में था, और यहाँ पे +7 में गया है। तो डेफिनेटली बेटा अपने आप तो ऑक्सीडेशन हुआ नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो रिएक्शन बेटा, ऑक्सीजन वाइज बैलेंस नहीं होगा 101%। पोटेशियम 2 है, 2 पोटेशियम, Mn कितना है, 1 है, यहाँ पे वाटर कितना है, सॉरी ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 1 ही है। देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, सो विल राइट हियर 2 लिखना पड़ेगा मुझे। 2 लिखते बेटा यहाँ पे पोटेशियम गड़बड़ हो गया, पोटेशियम गड़बड़ हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पे पोटेशियम अभी कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 1 ही है। तो यहाँ पे बेटा अभी मैं 3 तो लिख नहीं सकता या 2 तो नहीं लिख सकता, तो इसको बैलेंस कैसे करें, तो ध्यान देना, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी 2 लिख दूंगा। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो पोटेशियम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो पोटेशियम कितने हो जाएंगे, 4 ठीक है ना। पोटेशियम अभी क्या हो गए, बैलेंस हो गए, पोटेशियम बैलेंस हो गया, राइट। अभी ऑक्सीजन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है वो देख लो बेटा। ऑक्सीजन एक बार वापस से लिखते हैं, रिएक्शन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, वापस से देख लेते हैं क्या है आपका रिएक्शन। देखो वापस से K2MnO4 है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना ही है, KMnO4 में तो कन्वर्ट करना ही है, KMnO4 में कन्वर्ट करना है। ओके, उसके बाद में पोटेशियम तो कभी बैलेंस होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो इसका मतलब 101% इसमें क्या आएगा, KOH तो रहेगा ही रहेगा, KOH तो रहेगा। अगर यहाँ पे KOH लिख रहा हो तो यहाँ पे H2O भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे H2 है, क्या पोटेशियम हमारा बैलेंस है, हाँ पोटेशियम बैलेंस है। क्या हमारा Mn बैलेंस है, हाँ। हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो अभी जरा देखिए, क्या हमारा KMnO4 पोटेशियम वो तो बैलेंस है, चलो। अभी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा बेटा, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे बताओ। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 4 और 1 5, यहाँ पे 6 है, तो बेटा यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो विल राइट हियर O, एक ऑक्सीजन लिख देंगे अपन। तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं इस रिएक्शन को अभी बैलेंस करना चाहूँ तो क्या ये पोटेशियम वाइज बैलेंस है, देख लो जरा, नहीं है। पोटेशियम वाइज रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने 3 है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। तो बेटा हम लोग को एक और काम करना पड़ेगा यहाँ, तो फिर हम लोग को यहाँ पे बेटा क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। सो 2 KMnO4, क्योंकि यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो 2 KMnO, तो पोटेशियम कितना हो गया, 2 + 2 4 हो गए। तो 4 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यस इट इज 2। अगर अभी ध्यान से देखें
तो यहाँ पे पोटेशियम Mn कितने हैं 2 है, Mn 2 हो गया, पोटेशियम कितने हैं 4 है, 2 और 2 4। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन गिनो अभी 4 2 8, 8 प्लस 1 9 और इधर 10, 4 2 8 प्लस 2 10, करेक्ट। अभी आपका ये रिएक्शन बैलेंस हुआ है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाएगा कैंसिल। और कुछ कैंसिल होने लायक है क्या, नहीं है। चलो तो अगर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो इट इज गोइंग टू गिव यू K2MnO4 2 प्लस O3 प्लस H2O टू गिव व्हाट 2 KMnO4 प्लस व्हाट 2 KOH प्लस व्हाट O2। ये आपका हो गया बेटा रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 टू KMnO4 बेटा हमने एक मेथड तो पढ़ लिया, ये एक फर्स्ट मेथड है ये, ठीक है ना। इससे बेटा हम लोग कर सकते हैं मैकेनिज्म, अगेन आई एम सेइंग नॉट रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें एक और तरीका है बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, ये इंडस्ट्रियली बहुत यूज होता है इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स K2MnO4 की, तो जो K2MnO4 है वो कैसे ब्रेक होगा 2K प्लस N MnO4 माइनस 2 में। ये अनायन है कि कटायन है, अनायन है। अनायन का बेटा एनोड पे क्या होता है AOCR के हिसाब से ऑक्सीडेशन। सो अगर मैं इसका बात करूं एट एनोड, तो एट एनोड इट विल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सो MnO4 माइनस will convert itself into MnO4 minus 2 to MnO4 minus by loss of how many electron 1 electron। so ये आपका कौन से कलर का था ग्रीन कलर का था और ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा पर्पल कलर में। सो दिस इज बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 टू KMnO4। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोग ने स्टेप नंबर 2 भी पढ़ लिया, बट ये कौन से मेथड्स थे इंडस्ट्रियल मेथड था। तो एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय Mn2 प्लस सॉल्ट से, ठीक है ना, पेरोक्साइड डाइसल्फाइड आयन से, वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ते हैं। आप लोग एक बार इसका फोटो ले लो लेबोरेटरी मेथड की। तो सेकेंड मेथड जो है वो है लेबोरेटरी मेथड। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस मेथड वी प्रिपेयर KMnO4 by the reaction of Mn plus 2 salt। अभी Mn plus 2 salt बेटा कुछ भी हो सकता है, you have to remember this। Mn2 plus salt with peroxy disulfate ion, peroxy disulfate ion। आई होप सबने मार्शल एसिड सुना होगा, ठीक है। मार्शल एसिड क्या होता है बच्चों, इट इज H2H2OH। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है, एक कौन सा लिंकेज होता है पेरोक्साइड लिंकेज, जो कि -1 होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। Mn2 plus salt when react with H2OH2 minus it gives you, very important ध्यान देना, डेफिनेटली ये तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 माइनस में, ठीक है। और उसके साथ में ये वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें SO4 माइनस 2 में। यहाँ पे Mn किस स्टेट से किस स्टेट में गया है +2 से +7 में, तो डेफिनेटली n फैक्टर कितना हो जाएगा 5। अगर मैं बात करूँ इसके n फैक्टर की, तो इसका n फैक्टर कितना होगा जरा चेक करते हैं। अभी मैं आपको बेटा बहुत बार बोल चुका हूँ पी ब्लॉक में कि H2H2O8 जो है इसमें अगर हम लोग X मेथड से सॉल्व करते हैं तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आता है, जो कि रॉन्ग है, बिकॉज सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही +6 होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अभी भी सल्फर +6 में ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज आप याद रखना है, और आप अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी लेना, कि यहाँ पे सल्फर का कुछ नहीं हो रहा है बेटा। भले देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 से किस में जा रहा है वो +7 में जा रहा है, तो Mn का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट यहाँ पे सल्फर का रिडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सल्फर तो इसमें भी +6 में ही था और इसमें भी +6 में था, तो फिर इसमें सल्फर का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर हो किसका रहा है रिडक्शन। तो याद रखना बेटा इसमें रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों, 2 ऑक्सीजन एटम का, 2 ऑक्सीजन एटम। क्यों 2 ऑक्सीजन एटम, बिकॉज एक पेरोक्साइड लिंकेज है, ये देख लो ना एक पेरोक्साइड लिंकेज है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो -1 से किस में जा रहा है -2 में, तो -1 से -2 मतलब रिडक्शन। तो कितने ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है 2, तो यहाँ पे -1 से -2 मतलब चेंज कितने से हुआ 1 से, बट ऑक्सीजन कितने थे 2, इस वजह से इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा याद रखना, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी है एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए।
तो अभी मैं क्रॉस करूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा, यहाँ पे 5 लिख दूंगा, Mn2 है तो Mn को बैलेंस कर दिया, सल्फर 10 है, 10 ही है ना, साथ में चेक करते रहना, 10 सल्फर हो गया। अभी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 8 5 40, यहाँ पे कितना है 40 और यहाँ पे 8 कितना हो गया 48 हो गया। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन कम है, 8 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 8 H2O लिखेंगे। जैसे मैं 8 H2O लिखूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने कम है 16 है, सो विल राइट हियर 16 H+। तो ये एक आयोनिक रिएक्शंस के फॉर्म में मैंने लिख दिया है। सो दिस इज व्हिच मेथड, लेबोरेटरी मेथड। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने बहुत सफिशिएंट टाइम लेके हमने बेटा प्रिपरेशन को पढ़ा है। सफिशिएंट इतना टाइम मतलब कि हमने हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म के साथ भी हमने देखा है कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है। तो आई थिंक अगर आप इस लेक्चर को एक दो बार अच्छे से देखोगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है, वो मतलब लेक्चर नंबर 10 में, क्योंकि मैं पूरा एक लेक्चर उसके ऊपर लेने वाला हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें KMnO4 की, KMnO4 जो होता है वो डार्क पर्पल कलर का क्रिस्टल्स होता है, डार्क पर्पल क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है। ये बेटा सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर अप टू द एक्सटेंट ऑफ 6.5 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर और 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेक्चर्स में देखा होगा आपने। तो KMnO4 इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 353 केल्विन के लगभग होता है। अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो KMnO4 जो होता है वो कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, MnO4 माइनस है, तो MnO4 माइनस है तो इसमें Mn एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होगा, 2 यहाँ पे ऐसे 2 यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कौन सा स्ट्रक्चर, डेफिनेटली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। स्टूडेंट्स इसका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और चीज बोलना चाहूंगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे इसमें बेटा D3S भी लिखा होता है। अभी आप बोलोगे सर D3S तो मैंने कभी सुना ही नहीं। D3S में कैसा होता है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ट्राई करोगे तो d ऑर्बिटल में बेटा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इस वजह से बेटा ये, क्योंकि d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं तो इसमें D3S भी हो सकता है, बट आप लोग ये दोनों याद रखो, जनरली एग्जाम में ऑप्शन एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इसमें Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 स्टेट में है, और इसका कलर क्या है, पर्पल है, इसका कलर क्या है, पर्पल है, और +7 है तो डेफिनेटली बेटा ये 3D क्या हो जाएगा, 0। अभी आप बोलोगे सर 3D 0 है तो फिर कलर कैसे आ गया, तो आपको कलर के कंसेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा, याद है कुछ, यस इट इज चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में बेटा मैंने आपको 2 टाइप के ट्रांजिशन सिखाए थे, एक था यस MLCT एंड एक था LMCT, मतलब मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर और लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये कौन सा होता है, यहाँ पे होता है LMCT, बराबर है। क्या d ऑर्बिटल में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, सो देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किसका, MnO4 माइनस का। अगर हम लोग बात करें MnO4 -2 की, जिसको अपन बोलते हैं क्या, मैग्नेट, इसको पर मैग्नेट आयन बोलते हैं, वापस भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, पर मैंगनेट आयन, इसका नाम है पर मैग्नेट आयन, और इसका नाम क्या है, मैंगनेट आयन। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस, ये हमने पढ़ा K2MnO4, यहाँ पे पढ़ा था, ग्रीन कलर का होता है। इसके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एक ही के ऊपर माइनस था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है। रेजोनेंस इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। कभी एग्जाम में पूछ ले ऐसा स्ट्रक्चर बना के और बोल ले कि बताओ इस लेंथ में और इस लेंथ में क्या फर्क है, सो स्टूडेंट्स दोनों लेंथ सेम ही है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस, और अगर रेजोनेंस होगा तो बेटा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम, सेम इन द केस ऑफ मैग्नेट आयन आल्सो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही है, ये भी टेट्रा ही है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पे Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में है, तो +6 में है तो डेफिनेटली इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3d1 हो जाएगा, और 3d1 है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक, और इसका नाम क्या है, मैंगनेट आयन। क्या नाम है इसका, मैंगनेट आयन। सो यू शुड रिमेंबर दिस। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में भले बहुत सारे बच्चों को लगा रहेगा अरे बहुत हेवी लेक्चर हो गया कि सर ने इतने सारे मैकेनिज्म भी बता दिए, बट स्टूडेंट मैं आपसे एक सच बात पूछता हूँ कि अगर आप कंसेप्ट वाइज पढ़ना है तो मेरे आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको चीज़ें क्यों होता है उसका रीजन के साथ समझाऊंगा। दूसरी बात ये कि आज हम लोग ने बेटा केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग लेक्चर नंबर 10 में स्टार्ट करेंगे, और वो मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। और वहां पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे रिएक्शंस लर्न करते हैं। हम लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, मेरे लेक्चर्स ऐसे हैं थोड़ा आपको टाइम लगेगा। जनरली जहाँ पे भी मैं सिखाता हूँ वहाँ पे भी ऐसा होता है कि थोड़ा मेरा नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा होता है, बट एक एक ही फिर बाद में नंबर ऑफ आपको जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं उसकी जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि हर एक चीज़ मैं बहुत डिटेल में समझा देता हूँ। तो आज अगर बोर्ड स्टूडेंट्स वालों की बात करें तो प्रिपरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मैंने 3-3 2-2 रिएक्शन लिखवाए तो वहां पे आप एक एक भी लिखोगे तो चलेगा, बट स्टेटमेंट जरूर लिखना, तो वो आप मेरे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हो। दूसरा जो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया और स्ट्रक्चर पढ़ाया वो बेटा बोर्ड्स के लिए प्लस एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही पूछ लेंगे इन MnO4 माइनस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 है, और उसके बाद में उसका कलर क्या है, उसका कलर का रीजन क्या है, क्या ये बॉन्ड लेंथ सब सेम है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले तो क्या मुझे था इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो याद है मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा इसका, चलो बताओ। यस 1 था तो 1.73, क्या आलू टमाटर नहीं ना, BM स्टैंड्स फॉर Bohr magneton. So in the next lecture, that is lecture number 10, we are going to discuss very important the chemical properties of KMnO4, and it can act as an oxidizing agent in all the three mediums. So we'll see in the next lecture. I hope आप लोगों को समझ में आया। कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में लग रहा है तो मैकेनिज्म जो है वो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो आप लोग मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो विल स्टॉप, लेक्चर हो गया, थैंक यू क्लास।